Hello students, in this video I am going to start the ideal gas processes. Ideal gas process जो कि 5 होता है, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस और फिर आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये 5 जो प्रोसेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये 5 प्रोसेस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो आपका पढ़ लिए, आइडियल गैस के बारे में बिल्कुल भी पढ़ लिए। उसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू आपको बतला दिए, उसका यूनिट क्या होता है वो बतला दिए, कितने तरह का यूनिट कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी डिटेल में और आसान तरीके से उम्मीद किए आपको बताएं। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल भी चीज़ों को समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और आप बिल्कुल भी ठीक होंगे। ठीक है, इसमें आइडियल गैस प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि चलिए आइडियल गैस प्रोसेस, आइडियल गैस प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है 5 ये 5 का आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि 5 जो प्रोसेस है ना, ये 5 प्रोसेस को प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, उसमें रिप्रेजेंट करना है एंड साथ ही साथ टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी के डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करना है। उसको दिखाना है, 5 प्रोसेस को दिखाना है कि कैसे होगा। इसलिए कि जो 5 प्रोसेस है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल इंजीनियरिंग में 5 प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना सीख जाएंगे। इसका एप्लीकेशन आएगा डियर, इसका एप्लीकेशन आएगा। कभी कोई साइकिल बनाना होगा, उस साइकिल में क्या होगा, आपका कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस हो रहा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम का होगा, पॉलीट्रॉपिक होगा, एडियाबेटिक होगा। उस कंडीशन में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में जब थर्मोडायनेमिक साइकिल बनेगा, जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल होता है, कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल, ये सब साइकिल फर्दर हम लोग इसी में थर्मल इंजीनियरिंग में ही ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे के भी सेमेस्टर में चीज़ों को पढ़ेंगे। तो थर्मल इंजीनियरिंग जो है ये एक्चुअली में बेसिक है। ये बेसिक जब आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा तभी इसका जो एप्लीकेशन आएगा। जैसे कि आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिक होता है, सोम बेसिक होता है। जब आप वो दोनों का नॉलेज आपके पास होता है तो आप थ्योरी मशीन पढ़ पाते हैं, आप मशीन डिजाइन अच्छे से पढ़ पाते हैं और भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होता है उसको अच्छे से आप समझ पाते हैं। वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल इंजीनियरिंग जो है ये काफ़ी बेस है, ये बेसिक है। तो इसलिए यहाँ से आपको समझने का ज़रूरत होगा ये प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम कह नहीं सकते कितना ज़्यादा। आप बिल्कुल भी इस बात को याद रखेंगे, मुझे याद रखेंगे। जब ये प्रोसेस आएगा, इस प्रोसेस में बेस्ड चीज़ें आपको बनेगा तो वहाँ पे कहेंगे कि सर आपको बताए थे कि ये प्रोसेस पीवी डायग्राम में ऐसे दिखता है, टीएच डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको बहुत ही आसान तरीके से भी हम समझेंगे। जैसे कि 5 प्रोसेस है आइडियल गैस प्रोसेस, जैसा कि हेडिंग बना दिए हैं। आइडियल गैस प्रोसेस में पहला प्रोसेस है, उस प्रोसेस को लिखते हैं 5 प्रोसेस होता है। आपको बतलाए अभी कितना होगा, देयर आर 5 आइडियल गैस प्रोसेस। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, आपका आइसोबारिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो मतलब होता है सेम, बारिक मतलब बार जो होता है प्रेशर का यूनिट होता है। तो आइसोबारिक प्रोसेस कैसा है, ये एक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। इट इज एन आइडियल गैस प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अब आइडियल गैस प्रोसेस है डियर, तो आइडियल गैस का इक्वेशन तो आपको आधी होगा, तो आपको आइडियल गैस का इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। आइडियल गैस का जब इक्वेशन अप्लाई करेंगे ना, ये प्रोसेस के बारे में ना और भी हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे ना तो वर्क के हीट निकालेंगे, ये सब चीज़ें और भी ये डिटेल में होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको बेसिकली आइडियल गैस प्रोसेस समझ लेना है, पढ़ लेना है। लेकिन हाँ, प्रोसेस आइसोबारिक हमेशा प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस को ही हम लोग बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड होगा यहाँ पे। तो प्रेशर कांस्टेंट वी नो दी आइडियल गैस इक्वेशन। जब आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं, क्या जानते हैं, तो आप कहेंगे सर PV इज इक्वल टू MRT। आर यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा। एन जब लिखेंगे, एन नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स के केस में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आएगा।
जब आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिखेंगे बच्चे तो यहाँ पे आर बार आएगा यानी यहाँ पे एन आएगा। जब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट लिखेंगे तो यहाँ पे मास आएगा यानी गैस का मास का बात करेंगे जो कि किलोग्राम में होगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का यूनिट होता है आपका किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन या फिर जूल किलोग्राम केल्विन, इस टाइप से होगा। लेकिन यूनिवर्सल का क्या होता है जूल पर मोल केल्विन या किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। चलिए ये बात आप पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से याद होगा, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। देख पा रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब ये भी जानते हैं कि गैस का जो मास होता है ये क्या होता है, ये भी आपका फिक्स्ड होता है। तो फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ, फिक्स। और ये भी क्या होगा, ये तो आपका कांस्टेंट है, तो ये भी वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से और ये भी वैल्यू क्या हो गया है डियर, ये भी वैल्यू आपका कांस्टेंट हो गया डियर। जब यहाँ से सारा चीज़ कांस्टेंट हो गया तो आप कह सकते हैं बिल्कुल भी कि आइसोबारिक में जो होगा प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, टेम्परेचर का होगा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होगा। इसको और भी क्या दे सकते हैं, सॉरी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, टेम्परेचर का होगा। यानी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर का जो वैल्यू होगा डियर, वाह रे वाह मजा आ गया ना, मजा आ गया। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो ये जो प्रोसेस होगा ये कौन सा प्रोसेस होगा, दिस इज योर आइसोबारिक प्रोसेस। इस तरीके का वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट होगा, ये आइसोबारिक प्रोसेस में ही पॉसिबल है डियर, ये आइसोबारिक प्रोसेस में ही ओनली पॉसिबल है कि नहीं। तो इस कंडीशन में आप देखिए क्या होगा, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सो क्या बोल सकते हैं कि V1 का वैल्यू यानी 1 से 2 कोई प्रोसेस हो रहा होगा 1 से 2 तक, तो V1 डिवाइडेड बाई T1 बराबर क्या होगा, V2 डिवाइडेड बाई T2 होगा, ये सब कांस्टेंट होगा। इज इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाई T3, V4 डिवाइडेड बाई T4, ये सब सारा कांस्टेंट होगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2 होगा। ये चूंकि इसलिए कि V डिवाइडेड बाई T जो है कांस्टेंट है इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आप बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा सेकेंड प्रोसेस दिया वो होगा आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा होगा, आइसोकोरिक। आइसो का मतलब अभी हम आपको बता रहे हैं शुरू से ही, आइसो का मतलब होता है सेम, कोरिक लगा हुआ है। आइसोकोरिक का मतलब हुआ इट इज वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस, इट इज वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस और आइडियल गैस का ही है। यानी कि ये सब जो है वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट तो आइडियल गैस में ही अप्लाई होगा, एक्चुअली में आइडियल गैस के लिए ही ये वैलिड होगा। ये बात याद रखिएगा, ये सब प्रोसेस आइडियल गैस प्रोसेस ही होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, ठीक है यहाँ पे, तो वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट। अब देखिए आइडियल गैस लगाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू NR, या N वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, NR बार T। देखिए दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, तो आपका वॉल्यूम क्या है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों भी कांस्टेंट है। ये जो वैल्यू है डियर, ये वैल्यू जो है ये आपका क्या है, आपका ये वैल्यू सारा कांस्टेंट्स है। तो जब ये वैल्यू सारे कांस्टेंट्स हैं डियर, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टेम्परेचर होगा। बहुत ही मज़ेदार ये कार का ही चीज़ आएगा जो कि आगे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। यानी कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा और साथ ही साथ किसका वैल्यू बढ़ेगा। अब सोचिए कोई प्रोसेस हो रहा होगा जिसमें यदि हम वॉल्यूम टेम्परेचर का वैल्यू को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा आल्सो ट्रू डियर। टेम्परेचर का वैल्यू को घटाएंगे तो प्रेशर का भी वैल्यू घटेगा। लेकिन ये कब होगा, तो ये होगा आपका वॉल्यूम कांस्टेंट वाला प्रोसेस। यानी कि थोड़ा समझने के लिए समझते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ये आपका क्या है डियर, ये आपका एक पिस्टन है, ठीक है। मान लीजिए ये आगे और भी आएगा, बहुत ही डिटेल में हम ये सब पढ़ेंगे, अभी बेसिक है, आप थोड़ा सा बेसिक को आप कवर करें अच्छे से। अब क्या किया ना कि यहाँ पे क्या कर दिया ना, वेल्डिंग कर दिया। सपोज कीजिए वेल्डिंग कर दिया, ये वेल्डिंग कर दिया, और इसको क्या कर रहा है, उनको मज़ा नहीं आ रहा है तो हीट कर दिए, इसको
गर्म कर दिए। तो जब इसको गर्म करेंगे तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि ये ऊपर तो नहीं जा पाएगा, ये ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, यानी कि वॉल्यूम क्या हुआ, जितना वॉल्यूम था स्टार्टिंग में उतना ही वॉल्यूम है। यदि इसके अंदर वाटर होगा उतना ही वॉल्यूम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसके अंदर का जो प्रेशर होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा और साथ ही साथ क्या होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर इस कंटेनर के अंदर का क्या होगा, बढ़ेगा। यानी आप कहेंगे प्रेशर भी बढ़ेगा और साथ ही साथ क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर भी घटेगा डियर। चलिए अब यहाँ से देखिए कितना ब्यूटीफुल बात पता चला। यहाँ से आप और भी ऐसे कह सकते हैं डियर कि P/T जो होगा वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। P/T का वैल्यू कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ से आप कह सकते हैं कि P1/T1 बराबर क्या होगा, P2/T2। ये सब भी वैल्यू हो सकते हैं। P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 भी होगा। ये आपका आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। हम अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लास्ट में रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करके आपको बताएंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के डायग्राम में और साथ ही साथ टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी के डायग्राम में डियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड प्रोसेस की तरफ। तो थर्ड प्रोसेस क्या होता है, आइसो। ये सब प्रोसेस जो है ना, ये बहुत अच्छे से ऑरली आपको याद रहना है। अब पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए डियर स्टूडेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, इट इज ए प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, यहाँ पे यानी टेम्परेचर कांस्टेंट का प्रोसेस। तो वैसे ही फिर से लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू मान लीजिए AN/RT लगा दिए। यहाँ से आप ध्यान से समझिए डियर, ये जो है टेम्परेचर कांस्टेंट, ये पूरा जो वैल्यू हो गया, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, जानते हैं ना, नंबर ऑफ मोल फिक्स होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट फिक्स होता है। ठीक है, वो तो एक फिक्स्ड वैल्यू है पर्टिकुलर आपका गैस के लिए। तो जब ये फिक्स होगा तो इसका मतलब यहाँ से हमको समझना है कि PV जो होगा इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। PV इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब PV का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट के बराबर होगा डियर, PV के बराबर वैल्यू कांस्टेंट के बराबर होगा, यानी कि आप यहाँ से कह सकते हैं कि प्रेशर जो होगा, प्रेशर वो कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, ये भी बोल सकते हैं, 1/V, या फिर वॉल्यूम जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, जो कि बॉयल्स लॉ में भी हम देखे थे। बिल्कुल भी टेम्परेचर कांस्टेंट को क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ ही तो बोलते हैं, यानी कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P यहाँ से बोल सकते हैं, जो कि आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हुआ। चलते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि इस इक्वेशन से और क्या आप जान सकते हैं, यदि कभी न्यूमेरिकल पूछ दे उसमें प्रोसेस जो हो रहा हो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक, वो कैसा प्रोसेस हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो। वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, चीज़ें को अभी आपको सिर्फ समझना है, इसके बाद इसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी आपको हम अच्छे से बताएंगे कि हाउ टू अप्लाई। क्योंकि यहाँ पे हम यदि एग्जाम्पल लेने लगे डियर तो आप जानते हैं बहुत ही लेती हो जाएगा लेक्चर हमारा, बिल्कुल भी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आएगा, सब चीज़ आएगा, आपके ही सिलेबस में सब चीज़ है, तो सारी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिंदी नहीं करना है, जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं वहीं तक समझेंगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तो ऐसे भी हम आपको बता ही दे रहे हैं। ठीक है ना, बहुत खुशी बहुत ही मज़ेदार तरीके से ऐसा मानना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत ही ईजी है, ऐसे भी बहुत ही आसान सा ब्रांच है डियर, और इसलिए बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ब्रांच है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ें ताकि आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकें और भविष्य में कुछ कर सकें। ठीक है, तो पढ़ाई से ही कुछ होगा, अच्छे से आप पढ़ें, मन लगा करके। चलिए, तो यहाँ से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P1V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2V2 भी होगा, ये भी होगा। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब P1V1 इज इक्वल टू P2V2। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट यानी कि D है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक का मतलब होता है दो तरह का वाल होता है डियर। एक होता है वाल जो होता है, थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं यहाँ पे, वाल जो होता है एक होता है एडियाबेटिक वाल, ये एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं तो बाद में आपको फिर से हम बताएंगे। एडियाबेटिक वाल होता है और एक होता है डायाथर्मिक वाल, डायाथर्मिक वाल। ठीक है, दो तरह वाल। इसका मतलब क्या हुआ, एडियाबेटिक वाल का मतलब जैसे थर्मोस फ्लास्क आप सुने हैं डियर, इसका एग्जाम्पल में हो गया थर्मोस फ्लास्क। बिल्कुल भी चाय रखते होंगे गरम, चाय गरम रह जाता है,
ठंडा चीज रखते हैं ठंडा रह जाता है, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए रहता है, इसलिए कि 100% मटेरियल जो है एडियाबेटिक नहीं होता, या फिर वाल जो होता है ना थर्मोस फ्लास्क का डियर, वो 100% एडियाबेटिक नहीं होता है। यदि आप 100% बनाएंगे कॉस्ट बढ़ेगा, अब कोई मार्केट में उसको परचेज ही नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मली आपको रखना है 12-14 घंटे के लिए, 20 घंटे के लिए। यदि गर्म रह गया या फिर ठंडा रह गया एनफ है, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है ना। तो ये थर्मोस फ्लास्क का एग्जाम्पल हो गया। डायथर्मिक वाल्व का मीनिंग क्या हुआ थर्मल इंजीनियरिंग में, कि जो हीट का ट्रांसफर होगा, देयर इज नो हीट ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, देयर इज नो हीट ट्रांसफर, देयर इज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, कहने का मतलब अभी एक सिंपली बात समझिए आप, कि सिस्टम, आप उसी को थर्मोस फ्लास्क को मान लीजिए, तो थर्मोस फ्लास्क से सराउंडिंग, मतलब जहाँ थर्मोस फ्लास्क रखे तो उसके बाहर का इन्वायरमेंट हो गया, तो थर्मोस फ्लास्क से कहीं ना कहीं अब बिल्कुल भी एक बच्चा की तरह समझें तो आपके मन में आएगा कि थर्मोस फ्लास्क के अंदर चाय रखे गर्म रह गया, पानी रखे गर्म रह गया। ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाया, बाहर से हीट अंदर नहीं गया, अंदर से हीट बाहर नहीं निकला। इफ देयर इज नो एक्सचेंज इन हीट बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम, तो उस कंडीशन में आपका गर्म मतलब हॉट जो चीज़ होगा हॉट रहेगा, कोल्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा, कोल्ड ही रहेगा। तो उस तरह के वाल्व को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक वाल्व बोलते हैं। इसी का रिवर्स जिसमें हीट का ट्रांसफर हो जाएगा वो कैसा वाल्व होगा, डायथर्मिक वाल्व होगा। हमारे घर का जो वाल्व है डियर, वो डायथर्मिक वाल्व है कि नहीं। मैक्सिमम वाल्व क्या होता है, डायथर्मिक ही नेचर में होता है, क्योंकि आइडियली एडियाबेटिक हो नहीं सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिंदगी भर के लिए, बिल्कुल भी हमेशा जीवन काल के लिए वाल्व जो है एडियाबेटिक बिहेवियर देता रहे, मतलब हीट का ट्रांसफर हो ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। टाइम डिपेंडेंट है, कुछ टाइम तक हो सकता है, कुछ टाइम के बाद वो डायथर्मिक जैसा बिहेव करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे एक प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस को कैसे दिखाया गया, इस बात को याद रखिएगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस को PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक एडियाबेटिक इक्वेशन है। एडियाबेटिक इक्वेशन है PV टू द पावर गामा। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, ये जो है ये आपका गामा है, PV टू द पावर गामा। एयर के लिए इसका जो वैल्यू होता है, एयर के लिए वो 1.4 होता है। कितना होता है एयर के लिए, 1.4। थर्मोडायनामिक्स में आगे बताएंगे कि ये डायटोमिक के लिए, आपका पॉलीएटॉमिक के लिए, जैसे कि है ना, ये वैल्यू होता है 1.33, 1.67, ये जो वैल्यू होता है सारे वैल्यू के बारे में बताएंगे। मैक्सिमम टाइम में जो वो यूज होता है डियर, वो एयर ही होता है, और एयर को एक आइडियल गैस मान लिया गया है, आइडियल गैस। तो एयर के लिए 1.4 होता है गामा वैल्यू, PV का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द एडियाबेटिक प्रोसेस या एडियाबेटिक इक्वेशन। जब ये एडियाबेटिक इक्वेशन होगा PV टू द पावर गामा, यहाँ से देखिए कांस्टेंट है ना, तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, कहने कि P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू होता होगा P2 V2 टू द पावर गामा, ये भी होगा। यहाँ से आप और भी बातें बता सकते हैं कि P1 और P2 का जो रेशियो होगा, यानी प्रेशर 1 पॉइंट का, प्रेशर 2 पॉइंट का किसी प्रोसेस का, वो किसके बराबर होगा, P1/P2 जो होगा वो V2, देखिए इन्वर्सली, यानी V2/V1 इसका पावर गामा, ये भी होगा यहाँ से, है ना, V2/V1 टू द पावर गामा के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन का भी बहुत जगह पे यूज होता है। इस इक्वेशन से हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, वहाँ पे प्रोसेस आपको पहचानना पड़ता है कि प्रोसेस कैसा हो रहा है, आइडियाबेटिक हो रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो फर्दर जब आएगा इसको और भी डिटेल में, अभी आप आइडियाबेटिक प्रोसेस यानी P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1 टू द पावर गामा, वेयर गामा इज द एडियाबेटिक इंडेक्स। देखिए गामा को क्या बोलेंगे, ये जो है कुछ और नहीं है डियर, ये है एडियाबेटिक इंडेक्स है। इसको क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक इंडेक्स, यानी एडियाबेटिक पावर, जिसका एयर के लिए वैल्यू जो होता है वो 1.4 होता है, और मैक्सिमम टाइम में 1.4 का ही जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एयर ले लिया जाता है ज़्यादातर टाइम। जैसे कि मान लीजिए आईसी इंजन हम लोग पढ़ेंगे जब, तो आईसी इंजन के केस में हमेशा क्या होगा, एयर, पेट्रोल में एयर मिक्स किया जाता है कार्बोरेटर में, तो वहाँ पे एयर आएगा, तो एयर आएगा वहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, 1.4 ही लेंगे गामा का। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है डियर, वो है आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। वो है आपका कौन सा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होता है ना, वो एडियाबेटिक के ही जैसा होता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन होता है PV टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट।
वेयर एन जो है आपका डियर, इसको बोलेंगे पॉलीट्रॉपिक, जैसे कि पहले देखें बहुत ही आसान है ना, सिंपल, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। एक बात का ध्यान रहे कि एन का वैल्यू जो होता है वो इन जनरल 1 से बड़ा होता है और आपका गामा से छोटा होता है, ये इन जनरल ऐसा होता है डियर, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि इन जनरल एन का जो वैल्यू होता है वो आपका किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, लेकिन गामा से छोटा होगा, गामा का वैल्यू से क्या होगा, इनका वैल्यू छोटा होगा, जो कि पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। यहाँ से जब इतना कांस्टेंट है डियर तो आप बता सकते हैं P1 V1 टू दी पावर n इज इक्वल टू कितना होगा, P2 V2 टू दी पावर n होगा। यहाँ से आप और भी बोल सकते हैं पहले के जैसा ही, P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 टू दी पावर n, ये एक इक्वेशन होगा, ये पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक और भी आता है जो कि डिपेंडेंट होता है एडियाबेटिक पे, जहाँ पे भी एक बात याद रखिएगा, यदि आपका एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, एक होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब होता है इंट्रोपिक कांस्टेंट प्रोसेस, एक होता है आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये सब और भी फर्दर हम लोग डिटेल में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब आइसेंट्रोपिक, इंट्रॉपी कांस्टेंट। देखिए इंट्रॉपी के बारे में जो है यहाँ पे थोड़ी ही चीज़ आपको बता रहे हैं। इंट्रॉपी के बारे में जब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज देते हैं कि इंट्रॉपी का जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रॉपी इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट एंड सेकेंड प्यारा सा स्टेटमेंट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। इन The Kelvin Planck statement, the heat engine is based on the Kelvin Planck statement। जितना भी दुनिया में इंजन है डियर, आपके बाइक में लगा हुआ है, कार में लगा हुआ है, एरोप्लेन में बहुत सारे इंजन है। इंजन का मतलब होता है, इंजन का मतलब पावर प्रोड्यूसिंग, जो भी आपको पावर दे रहा है, मतलब पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस मशीन इज कॉल्ड इंजन, मैकेनिकल इंजन, ठीक है। तो इंजन जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट पे। पढ़ेंगे हम लोग बाद में, थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। क्लॉसियस भी एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे करके गया। अरे भी गर्मी लग रहा है, गर्मी के दिन में आप ठंडक के लिए क्या एसी लगाते हैं डियर, कूलर का बात नहीं होगा, एसी लगाते हैं आप क्या फूड को प्रिजर्व रखने के लिए गर्मी दिनों में ख़राब हो जाता है खाना, अब फूड को प्रिजर्व रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। अरे आप यूज इसलिए कर पा रहे हैं कि क्लॉसियस जो है, क्लॉसियस के ही स्टेटमेंट और लॉ पे बेस्ड है आपका रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। यदि क्लॉसियस, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड स्टेटमेंट है, यदि क्लॉसियस ऐसा स्टेटमेंट नहीं देता, कॉन्सेप्ट नहीं देता, तो बिल्कुल भी एसी और रेफ्रिजरेटर का आज बिल्कुल भी मजा नहीं ले पाते। यानी कि क्लॉसियस यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, ये जब आएगा बताएंगे। सेकेंड लॉ में दो स्टेटमेंट कैल्विन और एक क्लॉसियस। क्लॉसियस पे आपका रेफ्रिजरेटर होता है बेस्ड आपका, और भी क्या क्या होता है, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो गया। हम लोग डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे। और इंट्रॉपी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इंट्रॉपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा। इंट्रॉपी बराबर कांस्टेंट, इंट्रॉपी बराबर कांस्टेंट। इंट्रॉपी का जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया है। थोड़ा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया है डियर, थर्मोडायनेमिक्स ये कहाँ से आया, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया है इसका। इंट्रॉपी कांस्टेंट, इंट्रॉपी को जो है, इंट्रॉपी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में या थर्मल इंजीनियरिंग में इंट्रॉपी को जो है वो एस लेटर से डिनोट करते हैं, एस से। और इंट्रॉपी, चेंज इन इंट्रॉपी का यदि बात करें, चेंज इन इंट्रॉपी, तो चेंज इन इंट्रॉपी को किससे दिखाएंगे, ds से दिखाया जाता है। इंट्रॉपी कांस्टेंट का मतलब हुआ चेंज इन इंट्रॉपी का वैल्यू 0। चेंज इन इंट्रॉपी का वैल्यू कितना, इंट्रॉपी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन इंट्रॉपी का वैल्यू 0, यानी S1 बराबर S2। चेंज का मतलब होता है फाइनल इंट्रॉपी माइनस इनिशियल इंट्रॉपी, तो S फाइनल माइनस इनिशियल कांस्टेंट होगा। इंट्रॉपी ही जब कांस्टेंट होगा तो फिर चेंज इन इंट्रॉपी कितना होगा, 0 होगा। थोड़ा सा इंट्रॉपी समझ लेते हैं यहाँ से।
बाकी बाद में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन फिर भी थोड़ा मजा लेने के लिए पढ़ लेते हैं। जैसे कि इंट्रॉपी जो होता है यूनिवर्स का, थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा बोला गया है कि इंट्रॉपी यूनिवर्स का जो होगा डियर, वो ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब कहेंगे तो सर कांस्टेंट वाला बात कहाँ से आ गया? एक कह सकते हैं एक तरह से एजम्पशंस है, ऑलवेज, बल्कि रियलिटी में बात करें तो ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे समझने के लिए इंट्रॉपी जो होता है, इट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। इंट्रॉपी कैसे होता है इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, आप घबराना नहीं है। इट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, इट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस या डिसऑर्डर्डनेस, डिसऑर्डर्डनेस। इट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर्डनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इंट्रॉपी बढ़ेगा। जैसे कि ये जो दुनिया था बिल्कुल भी पहले जिस तरीके से था डियर, वो ऐसा नहीं रहा, अभी ये डिसऑर्डरनेस की तरफ है। जितना भी चीज़ें होता है, यदि सपोज कीजिए आज आप फल खरीद के लाए मार्केट से डियर, उसके पास जो एनर्जी होगा, यानी एनर्जी को यदि एटम मॉलिक्यूल के टर्म में हम समझें तो एटम मॉलिक्यूल उसमें बिल्कुल भी ऑर्डर्ड वे में होंगे। तो जैसे जैसे वो डिग्रेड होगा, उसके एनर्जी लेवल कम होगा फल का, यानी कि उसका एटम मॉलिक्यूल भी डिसऑर्डर्डनेस की तरफ जाएंगे। आपका रैंडमनेस बढ़ेगा, यानी कि इंट्रॉपी उसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। इंट्रॉपी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब देखिए इसको समझते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए आपका एक परफ्यूम का एक आपका बोतल है, परफ्यूम के बोतल को आप जैसे स्प्रे किए कॉर्नर में जाकर के कमरे में, तो क्या हुआ? उससे पहले परफ्यूम जो था, एटम मॉलिक्यूल्स उसका बोतल के अंदर बिल्कुल भी ऑर्डर में था, एक अच्छे ऑर्डर में था, सजा हुआ था, है ना, सुंदर लग रहा था। लेकिन जैसे ही स्प्रे किए डियर, उसके एटम मॉलिक्यूल्स पूरे कमरे में फैल गए, स्प्रेड हो गए, है ना, स्प्रेड अप हो गए पूरा ऑल ओवर दी रूम। तो पूरा स्प्रेड अप हो गया, मतलब क्या हुआ ये कि उसका एटम मॉलिक्यूल में रैंडमनेस, डिसऑर्डर्डनेस जो है पहले से वो बढ़ गया। तो इसका मतलब यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको कि इसी टाइप से और भी चीज़ें का होता है नेचर में। तो इंट्रॉपी वहाँ भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इंट्रॉपी बढ़ना, जितना ज़्यादा ऑर्डर्डनेस, डिसऑर्डर्डनेस बढ़ेगा, इंट्रॉपी का वैल्यू बढ़ेगा। एक समझने के लिए एग्जांपल आपको लेते हैं। तो ये डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस में इसका नोटेशन होता है, इस चेंज इन इंट्रॉपी ऑलवेज नोट करते हैं। इंट्रॉपी कांस्टेंट का मतलब हुआ ds बराबर 0। ds चूंकि चेंज यानी फाइनल भी वही इंट्रॉपी होगा, इनिशियल भी, यानी ds बराबर 0। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस को बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो होता है इसका मतलब हुआ इंट्रॉपी कांस्टेंट प्रोसेस। इसको और भी थोड़ा समझें तो ये क्या होगा? दिस इज ओनली इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि आइसेंट्रोपिक तब ही होगा, या फिर आइसेंट्रोपिक यदि प्रोसेस है तब प्रोसेस मस्ट बी एडियाबेटिक। इफ, देखिए ये बात समझिएगा, रीड करना, इफ द process is isentropic, if the process is isentropic then it must be adiabatic, it must be adiabatic process। एक कैसा प्रोसेस होना चाहिए? मस्ट बी एडियाबेटिक प्रोसेस होना चाहिए। तो एडियाबेटिक वाला तब जान गए, यानी कि आप ये कह सकते हैं जनरली कि जहाँ पे भी एडियाबेटिक का बात होगा तो वहीं पे हम इंट्रॉपी कांस्टेंट का जिक्र करेंगे, वहीं पे हम लोग इंट्रॉपी कांस्टेंट का जिक्र करेंगे डियर, है ना। चलिए कुछ बातें आपको समझ में आ गया होगा। ds का फॉर्मूला होता है ds इज इक्वल टू होता है dq/d, ठीक है, जो कि हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो डिटेल में इंट्रॉपी का चर्चा करेंगे, इंट्रॉपी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जो है नेक्स्ट जो इसी में हम लोग पढ़ते हैं, ये जो प्रोसेस है 5 आपका जो प्रोसेस था, ये तो डिपेंडेंट प्रोसेस था जो एडियाबेटिक पे डिपेंड कर रहा था। ये 5 प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं पीवी और टीएस डायग्राम में, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल गैस प्रोसेसेस ऑन पीवी का मतलब देखिए याद रखिएगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, पीवी एंड टीएस
TS का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। इंपॉर्टेंट होगा, P फॉर प्रेशर यानी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। ये बहुत ही मजेदार है डियर, यहाँ देखना स्टार्ट कीजिए आप। अब पाइप प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। देखिए इसमें वॉल्यूम, इसमें प्रेशर। आपके मन में एक सवाल आएगा, बहुत ही बेसिक चीज़, कि आखिरकार सर वॉल्यूम को आप एक्स एक्सिस में क्यों दिखाएं? ये वॉल्यूम जो होता है डियर, ये वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आप कभी भी जीवन में इंडिपेंडेंट को दिखाना हो तो आप एक्स एक्सिस में दिखाइएगा, और डिपेंडेंट किस में होता है, वाई एक्सिस में होता है। ये इंडिपेंडेंट होता है, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होगा, और पी क्या होगा, डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होगा, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। जैसे आप पढ़े होंगे ना मैथ में, y इज इक्वल टू एफ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डियर। इसका मतलब हुआ y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल डियर। अब x का वैल्यू को रखेंगे फंक्शन में तो y का वैल्यू आपको मिलता जाएगा। तो x जो हुआ इंडिपेंडेंट, तो x एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करेंगे हमेशा, कोई भी पढ़ाई कैसा भी हो। चलिए यहाँ पे इसमें आते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में सबसे पहले यदि आपको बोले हम कि आप आइसोबारिक को दिखाएं, आप कहेंगे बहुत ही आसान तरीके से आइसोबारिक, एक लाइन खींच देंगे क्या हो जाएगा, यानी कि दिस वन इज योर आइसोबारिक। ये क्या हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, आगे हम आपको बोले कि आप इसी में ना पीवी डायग्राम में जो है, पीवी डायग्राम में ही आइसोकोरिक को दिखाइए। ये बोलिएगा सर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कि ये एक लाइन है, लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। कोई प्रॉब्लम डियर नहीं होना चाहिए। लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल जो लाइन शो करेगा वो प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी ये जो है आइसोबारिक के लिए हो गया डियर, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, चलिए अगला ये क्या हो गया, ये आपका किसका है डियर, तो ये आपका आइसोकोरिक के लिए है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। आप कहेंगे क्यों सर, क्योंकि आइसोकोरिक मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम का वैल्यू कांस्टेंट। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई आपका प्रेशर का वैल्यू था नहीं कि P1, यहाँ पे आपका क्या था P2, तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, इधर कहीं पे था P2, इधर P3 था। कांस्टेंट का मतलब क्या, P1 बराबर P2 बराबर P3, तो P1 बराबर P2 कौन लाइन पे होगा, एक ही लाइन पे होगा, और वो मस्ट बी पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज योर वॉल्यूम एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी किसका मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे V1 है, यहाँ पे क्या है V2, तो V1 V2 ये सबका वैल्यू क्या है, इस जगह पे आप कह सकते हैं V1 बराबर V2, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं P1 बराबर P2 बराबर P3। यही तो पॉइंट हुआ डियर, कांस्टेंट का मीनिंग तो यही होता है डियर। अब बचपन से ही बहुत ही समझदार बच्चे हैं आप लोग। तो ये लाइन को आप क्या बोल सकते हैं, ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा आइसोकोरिक प्रोसेस को, इट इज दी वर्टिकल लाइन, है ना, वर्टिकल टू दी लाइन परपेंडिकुलर टू दी V एक्सिस। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं क्या, लाइन पैरेलल टू P एक्सिस। P एक्सिस का मतलब क्या हुआ डियर, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगा उसको हम बोलेंगे, या फिर वॉल्यूम वाला एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग बोलेंगे। किसी एंगल पे नहीं होगा डियर, परपेंडिकुलर होगा। दो प्रोसेस तो बहुत ही आसान तरीके से दिखा लिए डियर। अब जो अगला प्रोसेस हुआ वो आपका कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को देखते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस को यदि आप दिखाएंगे, जैसे ये हम मान लीजिए दिखा रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल ये वॉल्यूम है, ये क्या है, प्रेशर है। तो आइसोथर्मल का क्या रिलेशन था, Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए डियर, Pv इज इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट था, यानी प्रेशर का भी पावर 1 वॉल्यूम का भी पावर 1 बराबर कांस्टेंट था। प्रेशर Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट का मीनिंग हुआ डियर, कुछ आपका यदि हम कर्व बनाए तो ये कैसा कर्व बनेगा, आप जानते हैं कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा। ये जो होगा यहाँ से आप कह सकते हैं कि Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, या दूसरे तरीके से आप इसको बोल सकते हैं डियर 1/v, ऐसे भी बोल सकते हैं v 1/p। बात वही है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व,
रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ से प्रॉब्लम, यहाँ तक तो आप समझ पा रहे हैं। एडियाबेटिक में क्या होता है, पी भी टू दी पावर गामा, यानी कि भी का पावर जो है 1 से थोड़ा रेज किया, 1 से कुछ और भी वैल्यू आ गया डियर, 1 से 1.4 जैसे एयर के लिए, तो वैल्यू तो 1 से ज़्यादा हो गया। तो अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा उसका भी कर्व बनेगा, और वो भी कर्व जो होगा वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व ही होगा। लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व आपका आइसोथर्मल का कैसा होगा, एडियाबेटिक का कैसा होगा, पॉलीट्रॉपिक का कैसा होगा, ये हमको नहीं मालूम है। थोड़ा इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, जैसे कि ये तो आइसोथर्मल तक ठीक है ना आपका, चलते हैं आइसोथर्मल। एक टॉपिक यहाँ पे पढ़ते हैं, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व ऑन पीवी डायग्राम। इसके लिए कुछ बातें पढ़ते हैं, जैसे देखिए इसको डायग्राम पे डिनोट करेंगे तो कैसे होगा। अब जानते हैं आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, आइसोथर्मल का केस होगा तो आइसोथर्मल में क्या होगा डियर, तो आप कहेंगे सर आइसोथर्मल में पी भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप ये क्या मजाक कर रहे हैं सर, क्यों डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यों इंटीग्रेट करेंगे डियर, डिफ्रेंशिएट कब करते हैं आप, अब डिफ्रेंशिएशन का जरूरत तब पड़ता है जो कि डिफ्रेंशिएशन जो है वो स्लोप फाइंड करने में। तो कर्व बना है ना, तो कर्व का कहीं ना कहीं कुछ स्लोप होगा, एक पॉइंट पे कर्व का हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे डियर, तो स्लोप होगा कि नहीं होगा, तो स्लोप जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट। तो इसको क्या कर दिए, डिफ्रेंशिएटिंग, डिफ्रेंशिएटिंग डियर। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए अपना डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला जानते होंगे u इंटू भी का, रिकॉल कीजिए, उसी को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो p को कांस्टेंट रखे हैं तो dv होगा प्लस, है ना, प्लस v को कांस्टेंट रहेंगे तो क्या होगा, dp होगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। यहाँ से आप देखिए तो क्लियरली आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ से आप क्लियरली ऐसा लिख सकते हैं, यदि आप इसको इस टाइप से लिखें dp भी dp इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस पी dv हो जाएगा, है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए dp बाय dv, वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया डियर, यही तो काम करना था। अरे dp बाय dv क्यों, dy बाय dx, यानी y और x, y एक्सिस dy बाय dx इज नथिंग बट स्लोप, स्लोप। तो dp बाय dv, y एक्सिस में आपका p है, x एक्सिस में आपका v है, तो dp बाय dv, dv बाय dp नहीं, यानी कि ये स्लोप होगा, प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम कर्व का स्लोप बतलाएगा। तो dp बाय dv इज इक्वल टू जो आएगा वो माइनस कितना आएगा, तो आप कहिएगा सर p अपॉन v आएगा, जो कि माइनस में आएगा। स्लोप का वैल्यू किस में आएगा, माइनस में। माइनस में स्लोप का वैल्यू इसलिए आ रहा है डियर, क्योंकि ये जो स्लोप बनेगा ना कर्व का, वो कितना होगा, थीटा का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री ज़्यादा होगा। टेन थीटा का वैल्यू यदि 90 डिग्री ज़्यादा होगा तो टेन थीटा स्लोप होता है, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा, तो जो स्लोप आएगा ना वो स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा। अब अगला देखिए क्या था आपका, एडियाबेटिक था। थोड़ा कंपेयर करते हैं एडियाबेटिक को, क्योंकि एडियाबेटिक जो है आपका, एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक में सिर्फ इंडेक्स का फर्क है ना, इंडेक्स का फर्क एक ही जैसा है। तो pv टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट डियर। इसको भी क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग। अब समझिए जी हमको डिफरेंशिएटिंग डियर, आप डिफरेंशिएटिंग, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे p को कांस्टेंट रखें डियर, समझिए p को कांस्टेंट रखें, है ना, p को कांस्टेंट रखे, v टू दी पावर गामा को करना है, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगाए, तो कितना होगा, गामा गामा v टू दी पावर गामा माइनस वन होगा कि नहीं होगा, गामा माइनस 1 इंटू क्या होगा, dv होगा, इंटू dv। ठीक है, देखिए इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, बिल्कुल हो जाएगा, v टू दी पावर गामा का कितना होगा, गामा v टू दी पावर n माइनस 1, यही होता है ना, यानी कि होता है x टू दी पावर n का होता है n x n माइनस 1, तो n का वैल्यू यानी गामा माइनस 1 यानी dv, कितना वैल्यू है, और फिर से प्लस होगा। अब v टू दी पावर गामा को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, तो p का कितना होगा, p का कितना होगा, dp होगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप क्लियरली देखिए डियर, तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, चलिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं, उसको ऊपर इरेज करके ऊपर लिखते हैं डियर। चलिए यहाँ तक तो आप लिख चुके हैं बिल्कुल क्या आइसोथर्मल के लिए। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है इसके बाद, तो आप बिल्कुल भी क्लियरली देख सकते हैं,
कि आपका आ रहा है v टू द पावर गामा dp इज इक्वल टू माइनस पी गामा, है ना, v टू द पावर गामा माइनस 1 dp। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो dp बाई dv। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि y एक्सिस में p है और x एक्सिस में v है, तो हमको dy बाई dx निकालना है, वही स्लोप होगा आपका। तो ये किसका वैल्यू होता है? तो कहिए तो ये स्लोप है डियर, स्लोप का वैल्यू है। तो dp बाई dv जब लिखेंगे dp बाई dv तो देखिए कितना आएगा माइनस p, है ना, p देखिए गामा को बाहर रख सकते हैं, गामा p होगा और v टू द पावर गामा माइनस 1 होगा और डिवाइडेड बाई कितना आएगा v टू दी पावर गामा होगा। चलिए इसको और भी सॉल्व करेंगे डियर। तो देखिए कितना आ रहा है, तो dp बाई dv जो कि स्लोप बतलाता है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है p वर्सेस v के डायग्राम का, बार बार बता रहे हैं, माइनस गामा होगा और p होगा और डिवाइडेड बाय कितना आएगा v टू दी पावर गामा माइनस 1। यहाँ से देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा गामा माइनस 1 और माइनस गामा, तो ये क्या कट जाएगा, यानी कि v टू दी पावर माइनस 1 यानी कितना होगा v होगा। ये वैल्यू आप बिल्कुल भी इतना फाइंड कर सकते हैं। तो माइनस गामा p बाई v, अब कंपेयर करके देखिए ये जो वैल्यू है डियर ये एडियाबेटिक के टाइम में आया है और एक और भी वैल्यू अभी निकाले थे आल्सो क्या था, तो dp बाई dv जो था वो कितना था माइनस p बाई v था। ध्यान से देखिए ये पहले निकाल चुके हैं। ये किसके लिए था डियर? तो ये आपका आइसोथर्मल के लिए था, या आइसोथर्मल के लिए। अब जरा आप हमको बताइए कि ये दोनों में नेगेटिव को आप छोड़ दीजिए, नेगेटिव के साथ दोनों नेगेटिव है ना, कौन वैल्यू बड़ा होगा? आप कहेंगे कि सर ये क्या मजाक कर रहे हैं, ये छोटा सा चीज है। फ्रॉम हियर क्या हम लोग कर सकते हैं कि dp बाई जो dv का वैल्यू है एडियाबेटिक के टर्म में डियर, एडियाबेटिक वाला क्या होगा, ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा? dp बाई dv आइसोथर्मल से। बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट निकल करके आया है। इसको इतने अच्छे से याद रखें कि हम क्या बताएं, अच्छे से इसको याद रखें आप। चलिए यहाँ से ये क्लियर हो गया कि dp बाई एडियाबेटिक का जो स्लोप होगा, यानी यहाँ सब कह सकते हैं so we can say that the adiabatic slope जो होगा, the adiabatic curve must steeper than isothermal कर्व से जो होगा वो एडियाबेटिक का कर्व जो होगा वो ज़्यादा स्टीपर होगा। जैसे कि डायग्राम में यहाँ दिखाते हैं, जैसे दोनों का तो कैसा बनेगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। अभी बताएं आपको कि दोनों के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक में यदि हम बात करें एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है डियर? एक्सपेंशन का मतलब हो गया वॉल्यूम बढ़ने वाला प्रोसेस, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसा प्रोसेस, प्रेशर घटेगा। तो एक्सपेंशन का बात करें तो कर्व कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे सर एक पॉइंट मान लीजिए ए ले लिए, इस पॉइंट से ऐसा हो रहा है। देखिए दो कर्व है डियर, यहाँ पे दो कर्व है, तो दोनों कर्व में ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट भी क्या है आपका, सपोज 2 है। तो ये दोनों कर्व एक्सपेंशन का हो रहा है। तो इसमें यदि आपसे बोले कि कौन सा कर्व जो होगा वो एडियाबेटिक को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा कर्व आइसोथर्मल को, तो आप कहेंगे कि सर आप तो बता दिए। देखिए यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ किया ना डियर, ये देखिए टेंजेंट, तो ये यहाँ पे बनेगा और इस पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसको अभी थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ये वॉल्यूम का है। यहाँ से आप देखें यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि दिस कर्व इज मोर स्टीपर। स्टीपर का मतलब थोड़ा खड़ा टाइप का, ज़्यादा खड़ा टाइप का। जैसे होता है ना दो पहाड़ है, एक आपका ये कर्व जो ज़्यादा स्टीपर है, ये क्या है आपका कम स्टीपर है। तो जो ज़्यादा स्टीपर वाला कर्व होगा वो किसका होगा, तो वो एडियाबेटिक का होगा। यानी कि अभी आप इक्वेशन में भी देखे थे कि ये इसका जो वैल्यू था वो वैल्यू कितना था, ज़्यादा था, और इसका वैल्यू क्या आया था, कम आया था। ठीक है, तो ये ज़्यादा, ये कम स्टीपर, यानी कि ये वाला जो कर्व होगा जो कम स्टीपर वाला होगा, इस बात को एकदम याद रखेंगे डियर, आप बहुत काम का होगा। ये आइसोथर्मल का होगा, ये आइसोथर्मल का होगा, यानी आइसोथर्मल कर्व होगा, यानी कि PV टू दी पावर 1। और ये वाला जो कर्व होगा डियर, ये किसका होगा,
एडियाबेटिक को रिप्रेजेंट करेगा। एडियाबेटिक कर्व होगा, यानी कि एडियाबेटिक कर्व मतलब पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मजा आ गया है कि नहीं? चलिए यहाँ से आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से एकदम चीज़ों को समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से उम्मीद कर रहे हैं। अब यहीं पे आप ना, यदि आपको ये बोले कि सर आप एक्सपेंशन दिखा दिए, यदि आप दिखाएंगे कॉम्प्रेशन तो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉम्प्रेशन दिखाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये दिखा देते हैं डियर, क्योंकि दोनों तरह का प्रोसेस आ सकता है ना कॉम्प्रेशन के टाइम। ये वॉल्यूम है और ये क्या है आपका प्रेशर। ये क्या है आपका केस, आपका मान लीजिए कि कॉम्प्रेशन का केस है। कॉम्प्रेशन का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, ऐसा प्रोसेस है। तो कॉम्प्रेशन में क्या होगा कि सपोज इधर में है 1 पॉइंट, इस तरह से हुआ, देखिए दो ये दोनों कर्व होना चाहिए, ये दोनों कर्व होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोनों कर्व है, ये 1 से 2 तक और ये भी 2 है। बाद में ये सब का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है डियर, काफ़ी ज़्यादा। आप साइकिल ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। कार्नोट साइकिल हो गया, रिवर्स कार्नोट साइकिल हो गया, ऑटो साइकिल हो गया, डीजल साइकिल हो गया, डुअल साइकिल हो गया। ये जो साइकिल आने वाला है, ये साइकिल आप ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे यदि ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से नहीं समझे हुए रहेंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो आपका होगा, देखिए कौन स्टीपर जाता है, तो स्टीपर अब जो जाता है ये कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा खड़ा नजर आ रहा है, ये सोया हुआ जैसा कर्व है डियर, यानी लेस स्टीपर है। तो अब देखिए ये कर्व जो होगा किसका होगा, तो ये कर्व होगा एडियाबेटिक का, और ये जो कर्व होगा ये किसका होगा, आइसोथर्मल का। अब आपके मन में आया कि सर ये दोनों कर्व तो आप दिखा दिए, पॉलीट्रॉपिक का क्या होगा कहानी। अब देखिए पॉलीट्रॉपिक में के केस में क्या होगा डियर, पॉलीट्रॉपिक के केस में क्या होगा, बहुत ईजी हो गया। अब इतना बात आप जब समझ गए हैं तो पॉलीट्रॉपिक के लिए ईजी हो गया। यदि हम पॉलीट्रॉपिक को दिखाएं तो पॉलीट्रॉपिक के लिए क्या होगा, देखिए ये अभी आप पढ़े थे एक्सपेंशन के लिए, है ना, ये एक्सपेंशन के लिए आप पढ़ चुके हैं। ये 1 पॉइंट से कहाँ तक गया, 2 और ये 2। तो पॉलीट्रॉपिक का जो कर्व होगा, देखिए डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, ये पॉलीट्रॉपिक इन बिटवीन होगा ऑलवेज, यानी ये यदि ये आपका किसके लिए है, ये आइसोथर्मल के लिए है, कम स्टीपर है इसलिए, और ये किसके लिए होगा डियर, तो ये आइडियाबेटिक के लिए होगा, AD फॉर एडियाबेटिक। और ये जो डॉटेड से जो दिखाए हैं, क्यों ऐसा, क्योंकि आपको बताए हैं कि जो वैल्यू होता है n का वो ग्रेटर देन 1 होता है पर गामा से छोटा होता है। तो गामा से छोटा होता है इसीलिए, और ग्रेटर देन 1 होता है। तो ग्रेटर देन 1 यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, PV टू दी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी V का पावर कितना है, 1 है। V का पावर एडियाबेटिक में क्या हो रहा है डियर, तो PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे पावर गामा है। और इसमें पॉलीट्रॉपिक में क्या होगा, देखिए पॉलीट्रॉपिक, ये पॉलीट्रॉपिक है। तो पॉलीट्रॉपिक में क्या होगा, बहुत अच्छे से नोट आप कर रहे हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं। पॉलीट्रॉपिक में PV टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 से ज़्यादा बड़ा n, तो n का वैल्यू इसमें क्या है, n का वैल्यू होता है 1 से बड़ा होता है और गामा से छोटा होता है। n पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, गामा आपका एडियाबेटिक इंडेक्स, और 1 जो है वो किसका, V का पावर 1, यानी कि ये आइसोथर्मल के केस में होगा। तो 1 तो सभी का पावर होता है। तो यहाँ से आप समझिएगा आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में आप कंपेयर करना कैसे ड्रॉ होता है, ये आप बिल्कुल भी सीख गए स्लोप के कॉन्सेप्ट से जो हम बताए हैं। अब क्या होगा, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के बीच में ऑलवेज होगा आपका पॉलीट्रॉपिक, यानी कि पॉलीट्रॉपिक कर्व इज ड्रॉन इन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व होगा ऑलवेज, ये उसके बीच में ड्रॉ करना है। जैसे कि देखिए ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे 1 से 2 हम ड्रॉ किए हैं, है ना, 1 से 2, इसलिए कि इसका पावर क्या होगा, आइसोथर्मल के केस में वॉल्यूम का 1 हुआ, और इसका पावर क्या हुआ, n, जो कि n 1 से बड़ा है और गामा से छोटा है। यहाँ पे ड्रॉ हो गया एक्सपेंशन के टाइम में। कंप्रेशन का बात करें, यदि कंप्रेशन के टाइम में कभी आपको वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के में दिखाना हो, कंप्रेशन के टाइम में पॉलीट्रॉपिक, ऐसे तो आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो प्रोसेस होगा वो मैक्सिमम जगह पे एडियाबेटिक कर्व का जरूरत पड़ेगा। मैक्सिमम मतलब आप 99.99% बोल सकते हैं, और आइसोथर्मल का, पॉलीट्रॉपिक नहीं ही आपको बिल्कुल भी दिखेगा कहीं, ठीक है। तो पॉलीट्रॉपिक आपका कंप्रेशन के टाइम में भी क्या होगा, इन बिटवीन होगा आपका कंप्रेशन के टाइम में भी, जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ से अब हम इसको जो 3 प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, पॉलीट्रॉपिक, ये तीनों आपका कंप्रेशन एक्सपेंशन के टाइम में दिखाया हुआ है PV डायग्राम में। यदि 5 प्रोसेस कंप्लीट 5 प्रोसेस को PV में दिखाएं तो कैसे होगा, ये आपको शो करके दिखाते हैं नेक्स्ट में, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए तो एक्सपेंशन कंसीडर करते हैं या फिर कंप्रेशन, कोई भी एक कंसीडर कर लेते हैं। तो कुछ कीजिए, एक्सपेंशन वाला ही प्रोसेस कंसीडर किए, यानी ये वॉल्यूम है और ये क्या है आपका प्रेशर है।
एक ही आपका ग्राफ में प्लॉट करेंगे। क्या प्लॉट करेंगे? यानी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में ही प्लॉट करके दिखाएंगे आपको क्या 5 आइडियल गैस प्रोसेस को। जैसे कि ध्यान से देखिए, यदि पी भी इधर से समझना है, पी भी टू दी पावर के हो, है ना, पी भी टू दी पावर के इज इक्वल टू कांस्टेंट हो। यहाँ से समझिए, यदि हम के का वैल्यू बोल दें कि के का जो वैल्यू होगा के बराबर इफ, पहला केस आप समझिएगा, इफ के का वैल्यू जो होगा यहाँ पे, के का वैल्यू यदि 0 हो जाए, किसी का भी पावर 0 होगा तो कितना होगा? वैल्यू 1। के का वैल्यू यदि 0 हो गया आपका, तो यदि पावर में वैल्यू के का वैल्यू 0 यानी भी टू दी पावर 0 यानी किसी का भी पावर 0 तो 1 होता है। यानी यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस होगा। सेकंड क्या होगा डियर? तो के का जो यदि वैल्यू को हम इनफाइनाइट पुट कर दें, के का वैल्यू को कितना पुट कर दें? इनफाइनाइट पुट कर दें। तो जब इनफाइनाइट पुट करिएगा तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या आएगा? के का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करिए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अभी समझेंगे, के का वैल्यू को यदि 1 पुट कर दें तब क्या होगा? पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, जो कि आइसोथर्मल होता है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इतना समझदार बच्चे हैं, समझ ही रहे होंगे, मजा भी आपको आ रहा होगा। के का वैल्यू को यदि हम गामा पुट कर दें तो गामा पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये पी भी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइए देखिए, के का वैल्यू को यदि एन पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? पी भी टू दी पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि पॉलीट्रॉपिक हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? पॉलीट्रॉपिक हो जाएगा। यहाँ से आप समझें, अब आपको समझाते हैं कि इस जगह पे समझिए, के का वैल्यू 0 यानी प्रेशर कांस्टेंट, तो इसको यदि प्लॉट करेंगे एक्सपेंशन के टाइम में तो ये क्या होगा आपका? ये जो होगा ये प्रेशर कांस्टेंट वाला प्रोसेस होगा, ये प्रेशर कांस्टेंट का प्रोसेस हो गया। और ये जो प्रोसेस हो गया ना, ये किसका हो गया? वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये पॉइंट से सपोज कीजिए ये 1 पॉइंट था, है ना, ये 1 पॉइंट था, और ये कहीं कहिए कि 2 पॉइंट तक गया है, और ये भी क्या है? 2 पॉइंट के लिए। तो ये किसका कर्व हुआ? ये लाइन जो हुआ ये वॉल्यूम कांस्टेंट को, जो कि काफ़ी ईजी है यहाँ से। अब हुआ ये किसका हो गया? आपका 3 कर्व यहाँ पे बनेगा, एक्सपेंशन के लिए दिखा रहे हैं, एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए। ऐसे बिल्कुल भी आप सिमिलरली बता सकते हो, कंप्रेशन के लिए समझ गया। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, 1 से 2 की तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है। आप देखिए डियर, आपको क्लियरली पता चल रहा है हाँ 1 से 2 में वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये भी 2 पॉइंट हो गया, ये भी आपका सपोज 2 पॉइंट है, ये भी क्या है आपका सपोज 2 पॉइंट है। तो यहाँ भी देखिए आप, तो हो क्या रहा है? ये तीनों केस में क्या हो रहा है आपका? तो तीनों, ये वाला किसका हो गया? पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट का। ये हो गया किसका? पी भी टू दी पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट का। और ये हो गया पी भी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट का। यानी कि ये आइसोबारिक के लिए हो गया। ये किसका हो गया? आइसोबारिक, बिल्कुल भी अच्छे साथ रखिएगा, आइसोबारिक प्रोसेस। ये हो गया आइसोथर्मल के लिए हो गया, और ये हो गया आपका पॉलीट्रॉपिक के लिए हो गया, जो कि इन बिटवीन होता है बताया, पॉलीट्रॉपिक के लिए हो गया। ये हो गया एडियाबेटिक के लिए हो गया, सब में प्रोसेस लगा दीजिएगा, एडियाबेटिक के लिए हो गया। और ये जो हो गया वो हो गया आइसोकोरिक के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ये हो गया। ठीक है, तो इतना बातें याद रखिएगा क्लियरली। चलिए, तो ये आपका हो गया पीवी डायग्राम। अब एक बच जो गया है इस यूनिट में, ये यूनिट यहाँ से फिनिश हो जाएगा डियर। इसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट के बाद थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो है वो टॉपिक है कि ये 5 प्रोसेस को आप टीएच डायग्राम में ड्रॉ करें। टीएच डायग्राम में तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बातें को आप याद रखिएगा। जब थर्मोडायनेमिक्स बताएंगे तो वहाँ मैक्सवेल का कुछ रिलेशन होता है, कुछ फार्मूला होता है। चूँकि अभी एंट्रोपी आपको डिटेल में नहीं बताया है, तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा। इस कॉन्सेप्ट को अभी डायरेक्टली आप याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट वहाँ पे फर्दर आप उस लेक्चर में सीख लेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट टीएच डायग्राम। देखिए डियर, पीवी डायग्राम जो है, पीवी डायग्राम आपका आइसोथर्मल के लिए जो आइडियल गैस का प्रोसेस था 5, आइसोथर्मल के लिए, आइसोबारिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए, एडियाबेटिक के लिए और पॉलीट्रॉपिक के लिए बिल्कुल भी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। एक इसी में एक और भी टॉपिक था डियर, जो आपका था टीएच डायग्राम। ये 5 प्रोसेस को टीएच डायग्राम में भी प्लॉट करना था। तो देखिए टीएच डायग्राम, टीएस डायग्राम या टीएस रिप्रेजेंट, टीएस डायग्राम ही लिखते हैं। चलिए टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम या रिप्रेजेंटेशन,
रिप्रेजेंटेशन, टीएस रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल गैस प्रोसेसेस। आइडियल गैस का जो प्रोसेस था 5 प्रोसेस था, जिसका पीवी ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग टीएस डायग्राम देखेंगे। तो टीएस डायग्राम मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी। T4 क्या, T4 टेम्परेचर, आप समझिएगा T4 टेम्परेचर है ना, और S स्टैंड्स फॉर इंट्रोपी, जो आपको हम बताए भी हैं। इंट्रोपी अलग बात है कि डिटेल में इंट्रोपी वगैरह के बारे में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इस यूनिट में दिया हुआ है। तो इस यूनिट का जो टॉपिक है इसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि आपका क्या है, आपका इसी में आपका है टीएस डायग्राम, है ना, टीएस डायग्राम यानी टेम्परेचर और इंट्रोपी का डायग्राम। तो टेम्परेचर और इंट्रोपी का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि टीएस डायग्राम है ये डियर, देखिए एस इंट्रोपी और टी हो गया, टी वाई एक्सिस में दिखाए हैं और एस इंट्रोपी को एक्स एक्सिस में, क्योंकि एस जो है वो इंडिपेंडेंट है और टी क्या है आपका डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट को हम लोग हमेशा किस में दिखाते हैं, वाई एक्सिस में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस में दिखाते हैं, क्योंकि आप पहले से ही आप चीज़ों को इस तरह से चीज़ों को आप जान रहे हैं। अब यहाँ से यदि आपका 5 प्रोसेस जो था वो 5 प्रोसेस में हम लोग बात करें आइसोथर्मल का, तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है इजीली आप दिखा सकते हैं, टेम्परेचर का लाइन है। इंट्रोपी, तो इंट्रोपी के लाइन में क्या होगा, इंट्रोपी का वर्टिकल और इंट्रोपी कांस्टेंट किस में होता है, जब प्रोसेस आपका एडियाबेटिक होता है। आपको ये ऑलरेडी बता चुके, जब भी प्रोसेस आपका एडियाबेटिक होगा, एडियाबेटिक तभी होगा जब इंट्रोपी क्या होगा आपका, इंट्रोपी का वैल्यू जो होगा वो इंट्रोपी का वैल्यू कैसा होगा, तो इंट्रोपी का वैल्यू जो होगा डियर, इंट्रोपी का वैल्यू कांस्टेंट होगा, है ना। तो देखिए यहाँ से इंट्रोपी का वैल्यू कांस्टेंट यानी कि इंट्रोपी कांस्टेंट, इंट्रोपी बराबर कांस्टेंट, ये बता रखिएगा। इस टाइम में कैसा प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहाँ से एडियाबेटिक प्रोसेस भी दिखाना आसान हो गया, यानी कि वाई एक्सिस पे वर्टिकल लाइन एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा, और आइसोथर्मल को किस में, आइसोथर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि आप हम कहें यहाँ पे, तो ये जो होगा डियर, ये आपका टेम्परेचर कांस्टेंट वाला होगा, और ये जो होगा डियर, ये आपका कौन सा होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट से इधर कहीं 2 पॉइंट पे गया, तो आप कह सकते हैं S1 बराबर होगा S2, यानी ये वाला जो लाइन है S1 बराबर S2 वाला, ये लाइन जो कि वर्टिकल है आपका, वर्टिकल, ये देखिए कैसा वर्टिकल है ना, वर्टिकल इस पे क्या है, इंट्रोपी पे वर्टिकल, ये आपका किसका हो गया, एडियाबेटिक का हो गया। यानी इसमें कह सकते हैं आप PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी ये एडियाबेटिक के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि आपका आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए ये 2 पॉइंट हो गया, यानी 1 से 2 इस टाइप से। लेकिन अब जो बातें बचा यहीं से आपको समझना है डियर, अब जो बच गया आइसोकोरिक और आइसोबारिक बच गया, तो आइसोकोरिक और आइसोबारिक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए जो है ये आपका TDS का इक्वेशन होता है। TDS इक्वेशन का मतलब टेम्परेचर और इंट्रोपी का इक्वेशन होता है, जो कि हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टाइम में पढ़ेंगे। फिर भी चीज़ों को थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझा देते हैं, डिटेल में जो नॉलेज है वो वहाँ पे देंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट एनफ होगा आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, एक बार आप लर्न कर लीजिएगा तो हमेशा ईजिली आप ड्रॉ कर सकते हैं। पर हाँ, ये बात याद रखिए कि डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा डियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, चूँकि ये ड्रॉ करने के लिए TS डायग्राम, PV डायग्राम, ये सब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है। मान लीजिए कोई साइकिल होगा, थर्मोडायनेमिक साइकिल होगा आपका, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल, ये सब जो साइकिल आएगा, बहुत सारे साइकिल होते हैं, स्टर्लिंग साइकिल, जूल साइकिल। तो ये जो साइकिल है वो साइकिल के कंडीशन में PV और TS डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो उस कंडीशन में आपका जो प्रोसेस होगा कांस्टेंट प्रेशर का, तो जैसा कर्व बनता है जो भी दिखाएंगे वैसे ही कर्व आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप ये दो तो इजीली आप ड्रॉ कर पाए इतना कॉन्सेप्ट से। अब अलग कॉन्सेप्ट जो रेट से हम लिखने जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका यहाँ पे स्लोप किसका होगा, T और S का स्लोप होगा। एक और भी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझे कि जैसे कि वहाँ पे dP/dV का कुछ रिलेशन निकाला था ना, dP/dV क्या था आपका -P/V, और एक कंडीशन में dP/dV इज इक्वल टू -गामा P/V, ऐसा निकाले थे रिलेशन। और dP/dV क्या था, स्लोप था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। तो ऐसे यहाँ पे स्लोप किसका होगा, टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी का होगा डियर यहाँ पे स्लोप। एक बात और भी याद रखना है आपको जो कि इंपॉर्टेंट है, वो बात क्या है, तो
यहाँ पे देखिए टेम्परेचर और एंट्रोपी है, ये दो इजीली ड्रॉ हो गया। जो ड्रॉ नहीं हो पा रहा है मतलब जो एक्सिस में दिख नहीं रहा है, या ये याद करने का तरीका बता रहे हैं वो कैसे बनेगा, कर्व में बनेगा। जैसे वहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम में आइसोबारिक इजीली ड्रॉ कर पाए, आइसोकोरिक इजीली ड्रॉ कर पाए, लेकिन एडियाबेटिक आइसोथर्मल पॉलीट्रॉपिक जो कि वहाँ कहीं किसी एक्सिस में दिख ही नहीं रहा था। प्लेन में दो ही एक्सिस था, दोनों एक्सिस में एक में प्रेशर था, एक में वॉल्यूम नहीं दिख रहा था, तो तीनों कैसा बना, कर्व बना। यहाँ पे आपका एंट्रोपी दिख गया, टेम्परेचर दिख गया, दोनों को इजीली ड्रॉ कर पाए, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट और भी कह सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट ऐसा नजर नहीं आ रहा है डियर। तो इसका मतलब वो जो बनेगा वो 100% कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। जैसे PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये एडियाबेटिक का लाइन है ना। ये लाइन कैसा है, तो वर्टिकल टू दी एंट्रोपी एक्सिस, वर्टिकल टू दी एंट्रोपी एक्सिस। ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल टू दी एंट्रोपी एक्सिस। यानी टेम्परेचर कांस्टेंट कैसा है, एंट्रोपी एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल, और एडियाबेटिक कैसा है, एंट्रोपी एक्सिस पे वर्टिकल। ये जो है ये एडियाबेटिक के लिए, इतना बात याद रखेंगे, ये एडियाबेटिक के लिए है, एडियाबेटिक। और ये वाला किसके लिए है, तो ये आपका आइसो थर्मल के लिए। अब जो बच्चा चलिए लिखते हैं, तो dt अपॉन याद रखिएगा, dt अपॉन ds जो होता है वो होता है 1 अपॉन या फिर t अपॉन जो बोल सकते हैं, t अपॉन, ऐसे बेहतर होगा काफी इस तरीके से याद रखें, 1 अपॉन जो होगा डियर 1 अपॉन CP और 1 अपॉन क्या होगा, CP। ऐसे t भी जो आता है रिलेशन में, तो t को भी यहाँ पे लिखिए, यानी कि t अपॉन होगा आपका t अपॉन CP होगा, और एक होगा dt अपॉन ds इज इक्वल टू होगा t अपॉन CP। याद रखिएगा dt अपॉन ds जो होगा CP होगा प्रेशर कांस्टेंट के टाइम में, और t अपॉन CP जो होगा वो वॉल्यूम कांस्टेंट के टर्म में होगा। यानी कि dt अपॉन ds इज नथिंग बट इट इज द स्लोप, किसके लिए, टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में एक स्लोप होगा जो कि t अपॉन CP होगा, और यहाँ पे कितना आएगा, t अपॉन CP आएगा। अब एक और भी कॉन्सेप्ट को याद रखना है, तो कॉन्सेप्ट में क्या है, CP जो होता है, CP वो ग्रेटर होता है CP का। CP और CP क्या है आपका, तो CP जो है, CP को पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट प्रेशर बराबर कांस्टेंट, और इसको पढ़ेंगे डियर स्पेसिफिक हीट एट वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पे भी होगा, यानी कि वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट दोनों अलग। अब CP का जो वैल्यू होता है ना, CP का वैल्यू होता है 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, और CP का जो वैल्यू होता है डियर वो होता है आपका 0.718 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ये दोनों का वैल्यू होता है। ये बातें और भी बार बार आती रहेगा, ये वैल्यू को आप याद रख लीजिएगा रफली। CP का वैल्यू CP से ग्रेटर होता है, वैल्यू से भी देख सकते हैं ग्रेटर होता है। तो जब ग्रेटर होगा तो यहाँ से क्या होगा, CP जब बड़ा होगा, यानी CP बड़ा होगा तो ये पूरा रेशियो क्या होगा, छोटा होगा, यानी ये वैल्यू क्या होगा, स्मॉलर होगा। जब आपका CP बड़ा होगा, यहाँ समझिए, तो ये CP बड़ा होगा तो ये पूरा रेशियो क्या होगा, CP जब बड़ा होगा, है ना, और CP क्या छोटा, तो ये पूरा रेशियो छोटा होगा, यानी ये वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। CP क्या है, छोटा है, ये वैल्यू क्या होगा, बड़ा, यानी ये वैल्यू जब बड़ा होगा तो ये भी वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ समझिएगा, CP बड़ा है, CP बड़ा है, T अपॉन CP क्या होगा, T अपॉन CP छोटा होगा, तो ये पूरा रेशियो TT अपॉन DS यानी स्लोप भी क्या होगा, छोटा होगा। CP छोटा है, ये रेशियो क्या होगा, छोटा, तो सॉरी ये रेशियो पूरा क्या होगा, T अपॉन CP बड़ा होगा, तो ये भी वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ से क्या समझ में आया कि स्लोप जो होगा वो आइसोकोरिक जो स्लोप होगा डियर, वो आइसोकोरिक स्लोप जो होगा वो मोर स्टीपर होगा। आइसोकोरिक स्लोप जो होगा वो ज़्यादा होगा, आइसोबारिक स्लोप जो होगा, आइसोबारिक क्यों, प्रेशर कांस्टेंट का स्लोप है, आइसोबारिक स्लोप से एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। उस लाइन को आप अच्छे से लिख लें, यहाँ पे देखिए नोट में नीचे लिख दे रहे हैं, पर आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लें, इसको अच्छे लिख लें। आइसोकोरिक यही कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना था, ये सब आप भूल भी जाए, चल सकता है, पर आपको किसी बताना होगा तो इतना बात आपको याद रखना होगा डियर। आइसोकोरिक प्रोसेस इज क्या है, मोर स्टीपर, स्टीपर मतलब खड़ा, जैसे वहाँ पे एडियाबेटिक इज मोर स्टीपर देन आइसो, याद रखिएगा आइसोबारिक प्रोसेस, या आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक कर्व लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा डियर, कर्व से मतलब है, तो आइसोकोरिक कर्व इज मोर स्टीपर देन
आइसोबारिक कर्व लिखें, ज़्यादा बेहतर होगा, ये समझने में आसान होगा। ये एकदम गांठ बांध लीजिए डियर आप। अब यहाँ से आप ड्रॉ कर लेते हैं। जब आइसोकोरिक ज़्यादा स्टीपर होगा तो जरा देखिए तो दो यदि यहाँ पे कर्व बनाए, दो कर्व बनाए तो दोनों में कौन होगा। अब देखिए तो इसका यदि हम स्लोप ड्रॉ करेंगे, इसका स्लोप तो ये ज़्यादा खड़ा नज़र आ रहा है, ये कम है, तो ये जो नज़र आएगा ये आपका वॉल्यूम कांस्टेंट का होगा, लेकिन ये किसका होगा, प्रेशर कांस्टेंट का होगा। ये ज़्यादा स्टीपर है दिया, यदि स्लोप एक इसका टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये ज़्यादा खड़ा हो रहा है, ये क्या है, सोया हुआ जैसा है सिंपल भाषा में, तो ये जो होगा ये आपका वॉल्यूम कांस्टेंट का होगा, ये प्रेशर कांस्टेंट का होगा। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। इस यानी कि देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल जो होगा इंट्रोपी के पैरेलल होगा, एडियाबेटिक जो होगा एडियाबेटिक सिमिलर होगा पॉलीट्रॉपी का। एडियाबेटिक जो होगा वो आपका एडियाबेटिक क्या होगा, टेम्परेचर लाइन के पैरेलल होगा, या दूसरे तरीके से इंट्रोपी पे वर्टिकल होगा। जो बच गया जो यहाँ पे आपको एक्सिस में नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम और प्रेशर, तो वॉल्यूम और प्रेशर जो होगा वो कर्व में होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट जो होगा वो ज़्यादा स्टीपर होगा देन प्रेशर कांस्टेंट से। कॉन्सेप्ट इधर बताए हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए डियर।